तो विशाल जी, बताइए अपने बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियोस उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो फ्रेशर एक्टर्स हैं और जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। और आप एक एक्टर है, आपने देखा है कि किस तरीके से एक्टिंग करियर आपने शुरुआत किया और किस एज में आपने किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, वो सारी चीजें आप प्लीज शेयर कीजिए। हेलो विशाल जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आपको? आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। लास्ट पॉइंट क्या था आपका सवाल का? आपकी वॉइस क्रैक मैंने आपसे हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछा कि आपने किस तरीके से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, आप उस वक्त किस एज में थे और आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। आज आप एक एस्टैब्लिश एक्टर हैं, तो ये सारी चीजें मतलब मैं जानना चाहती हूँ और व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। जी, मैंने शुरुआत जल्दी करी। ओके। I started like after my 12th class. After 12th मैंने कुछ थिएटर स्टार्ट किया। I started my theater. फ्रीलांस थिएटर। पहले सोचा कि कुछ बीएनए कर लूं, फिर सोचा एनएसडी कर लूं, फिर सोचा बीएनए या एनएसडी में कुछ एक बंधा हुआ मामला होता है, तो वेरियस लोगों के साथ अलग अलग थिएटर करता रहूं। तो वेरियस लोगों के साथ अलग अलग थिएटर किया और कुछ 3-4 साल थिएटर किया। देन आई मूव टू थिएटर में लखनऊ से किया। देन आई मूव टू राजस्थान अगेन, जहां मैं रहता था। देन आई मूव टू बॉम्बे। इट इज लाइक कुछ आई थिंक इट्स लाइक 17 to 18 years। ओके। 4 से 5 साल सिर्फ मेरी तैयारी में। ओके। तो लखनऊ में आपने थिएटर ज्वाइन किया था? जी, नहीं बीएनए नहीं किया मैंने। बीएनए नहीं किया। आई जॉइन यायावर विद जितेंद्र मित्तल। आई जॉइन मेघदूत विद सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ बाबा। और उसके अलावा जो एनएसडी वगैरह से सब जो आते थे बड़े बड़े प्रोफेसर, वो वहाँ पे वर्कशॉप करते थे, रेपिटीज करते थे। रतन ध्यान, कीर्ति जैन, ये वो उन लोगों के साथ सबके साथ। और कुछ चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप एज ए डायरेक्टर भी की मैंने। दैट इज व्हाट। अच्छा विशाल जी, काफी लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या एक्टिंग लाइन में आने के लिए कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी है? जैसे कि कोई थिएटर हो या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना मतलब जरूरी है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फाइनेंशियली वीक था। हमेशा भगवान की कृपा रही, मैं वीक नहीं था। लेकिन वीक लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया थिएटर में। एक भी पैसा नहीं लगाया, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा थिएटर में। और मैंने जो भी थिएटर किया फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैंने खुद अपने से स्ट्रगल करके किया। मैंने घर से एक भी पैसा नहीं लिया। और लखनऊ तो वो है। और जहां तक आपका ये तो एक सवाल हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों कॉमर्शियल चीजों की तरफ ना जाए, दे डोंट गो टू कमर्शियल क्लासेस। बहुत सारे अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अच्छे सिखाने वाले हैं। अब जैसे हमारे ही पास कोई आएगा तो मैं तो पैसे नहीं लूंगा उससे, अगर 2 घंटे शायद मेरे साथ ही बैठ जाए। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तमाम लोग। और थिएटर ग्रुप्स है, भोपाल में है, लखनऊ में, अलग अलग सिटीज में, बहुत सारे सिटीज में, छोटे बड़े, बहुत छोटे छोटे कस्बों में भी है थिएटर ग्रुप्स है। नृत्य नाटक है, और दुनिया की लोक कथा और लोक गाथा, बहुत कुछ है। बहुत बहुत सारी विधा है, बहुत सारे फॉर्म ऑफ आर्ट्स है। और जो आपका पहला सवाल था कि क्या जरूरी है ये ज्वाइन करना, तो मेरा जवाब है जी हाँ, जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना जिम में जाके लोहा उठाना। ओके। अगर ऐसा लगता है कि लोहा उठाने से एक्टर बनेंगे, इतने बड़े बल्ले हो जाएंगे तो बड़े एक्टर बनेंगे, तो उससे ज्यादा जरूरी ये है, यू शुड लर्न योर क्राफ्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कदम, ताल, ब्लॉकिंग, एरिया ऑफ एक्टिंग, बहुत सारी एक लाख चीजें। उन पे तो खैर चर्चा करेंगे तो शायद मुझे लगता है 10-12 एपिसोड की पूरी सीरीज हो जाएगी।
तो हाँ, बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि आप पैसे देके सीखें, मुझे तो लगता भी नहीं है कि पैसे देके जो सिखाते हैं वो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। हो सकता है उनमें बड़े अच्छे भी लोग हो, मैं ऐसा नहीं कहता, बड़े जेन्युइन लोग हो, लेकिन आप बिना पैसे दिए जाए देखें, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आपकी नजर है, अब आप एकदम से उस क्लास को ज्वाइन करना चाहे कि साहब इस क्लास से ऋतिक रोशन निकला था, मैं भी इसी में जाऊंगा, तो फिर बात कुछ और है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब गांव में पता नहीं क्या क्या इतनी नाटक और विधाएं हैं कि आप उसको सीखें और जब ट्रांसफर करेंगे तो यू विल बी मेस्मराइज्ड कि क्या हो गया आपके साथ। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि एक्टर बनने के लिए पोर्टफोलियो भी बनवानी पड़ती है, इम्पोर्टेंट होता है, बिना पोर्टफोलियो के आप एक्टर नहीं बन सकते हैं। तो क्या आपने पोर्टफोलियो बनवाई थी अपनी? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि क्या पोर्टफोलियो बनवाना जरूरी है, पहला हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा ये कि क्या मैंने पोर्टफोलियो बनवाई थी। तो दोनों का साहब ये जवाब है कि जी, पोर्टफोलियो बनवाना जरूरी है, नहीं जरूरी था। क्योंकि हमने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था साहब, हिंदुस्तान और दुनिया बहुत तेजी से बदली है। पिछले 10-12 सालों में लोगों के हाथ में सेलफोन्स आए हैं, डाटा हुआ है, फिर फ्री डाटा हुआ है, इंटरनेट हुआ है, व्हाट्सएप हुआ है, यूट्यूब हुआ है, ये सब दुनिया भर की चीजें हुई है। लेकिन 10-12 साल पहले ऐसा नहीं है कि हम कोई बाबा आदम के जमाने से। मैं 10-12 साल से हमने स्टार्ट किया है, मतलब हमसे ज्यादा पुराने तो ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार और सलमान खान, ये मतलब ये हमसे 20-20 साल पुराने लोग हैं, हम तो बहुत यंग हैं। हम तो इन्हें देख के बड़े हुए हैं, सलमान और ऋतिक और शाहरुख, जिनको लोग अपना आइडल बना के घूम रहे हैं, हम तो उनको देख के बड़े हुए हैं, तो बहुत यंग है इनके मुकाबले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर भी देन ऑल्सो जस्ट बिफोर 10 years ये सब इतना रेवोल्यूशन नहीं था, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सेलफोन वगैरह। तो उस जमाने में तस्वीरें खिंचवाना, और उसमें भी फिर ये होता था साहब कि आप इससे फोटो सेशन मत करवाइए, आप उससे करवाइए, आप फला आदमी से करवा के लाइए, और इतने बड़े बड़े फोटो निकालिए, उसकी एल्बम बनाइए, फिर देने के लिए एक एक कॉपी रखिए, वो एक एक कॉपी की कीमत 20-20 रुपए है, उस पर पीछे अपना बायोडाटा लिखिए, नहीं तो अपना स्टिकर चिपकाइए, इस पे आपका सब लिखा है। ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, अब ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो इज अबाउट कैंडिड शॉट्स की 48-49 शॉट्स कोई आपके फोटोग्राफ्स खींचता है, उसमें से कुछ 6-7-8 अच्छे आते हैं। तो आज तो सबके पास 5D कैमरा है, जिनके पास नहीं है उनके दोस्तों के पास 5D कैमरा है, और सेलफोन है, सब है, तो आप तो खुद ही कर सकते हैं। कोई बोलते हैं, आज तो बोलते हैं साहब ये स्क्रिप्ट कर दीजिए, खुद ही घर से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, आजकल तो मैंने सुना ऐसा सब बोलते हैं। तो आजकल तो कोई इतना वो नहीं है, टिपिकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तो आपको आपका पहला रोल मिलने में कितना वक्त लगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा पहले रोल के लिए? वक्त लगा, वक्त से तो खैर साहब कोई है नहीं। पहला रोल, अब उसे रोल भी कहेंगे कि क्या कहेंगे, एक तो रोल वो है जो मुझे मिला, और एक रोल वो है जिससे दुनिया ने मुझे पहचाना। दो चीजें होती है, ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ है। आप आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी को देखेंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप उनको देखेंगे कि उन्होंने मिथुन दादा को देखे, और अभी के भी कई एक एक्टर्स को। इनके नाम मैं इसलिए ले रहा कि ये कोई बहुत पुराने लोग हैं, इसलिए ले रहा हूँ कि ये लोग अपने खुद की मेहनत पे आए, सेल्फ मेड लोग हैं। आजकल तो थोड़ा कम मिलते हैं ढूंढने से सेल्फ मेड लोग। सब लोग एक अच्छी एक पैराशूट, पूरी कंफर्टेबल लैंडिंग होती है सबकी, तो इन लोगों के नाम इसलिए लेने पड़ते हैं। तो आप देखो, तो एक तो वो रोल होता है कि जो पहला मिलता है, और एक होता है जिससे दुनिया जानती है। तो पहला रोल तो मुझे शायद बॉम्बे में आने के मुझे तो बहुत सही लगता हूँ, 2-2.5 साल बाद मिला था। सिनेविस्टा का एक सीरियल था, टीवी सीरीज, हालांकि टीवी मैंने बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन बस वो मेरा पहला ब्रेक ही था टीवी में। एक सीरियल आता था द्रौपदी करके, उसमें बोले कि साहब आपको युयुत्सु का रोल करना है। तो मैंने कहा ये द्रौपदी सीरियल क्या है? बोले साहब ये महाभारत में द्रौपदी का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छी बात। तो मैंने कहा युयुत्सु क्या है? मैंने तो पूरी महाभारत देखी टीवी में। तो
तो ये युयुत्सु क्या है? बोले जी युयुत्सु एक बड़ा कमाल का कैरेक्टर है। अच्छा साहब, बोले कौरवों का ऐसा भाई है जो पांडवों की तरफ से लड़ा। मैंने कहा बड़ी कमाल की नाम है युयुत्सु, नाम से तो जापानीज लगता है, तो बड़ा कमाल का कंपटीशन है। मैंने कहा ठीक है साहब चलिए करते हैं। तो किया, तो उसमें बड़ा 2-4 दिन आए गए, सब मेकअप हुआ, सब उठे बैठे सब हुआ, क्लोजअप हुए, लेकिन कोई डायलॉग नहीं था। तो वो मेरा पहला रोल था बम्बे में। उसके बाद फिर फिल्मों में शुरुआत हुई, वो एक अलग किस्सा है। तो पहला रोल तो ये था। ओके, पीपली लाइव में आपको कैसे रोल मिला? ऑडिशन आपने दिया था? ऑडिशन नहीं दिया था, सीरीज ऑफ ऑडिशंस दिए थे। मतलब एक ऑडिशन से ऐसे कोई बात नहीं बनती। मैं तो पीपली लाइव से पहले मैंने वीर ज़ारा की थी यश चोपड़ा जी के साथ, और उसके बाद लागा चुनरी में राग की थी, अगेन यश चोपड़ा प्रोडक्शंस थी, लेकिन प्रदीप सरकार जी ने डायरेक्ट की थी फिल्म। और इस तरह से मैंने फिल्म की थी, लेकिन बड़े छोटे छोटे किरदार किए थे उसमें। और ऐसे ही मुझे न जाने पता नहीं किसने बोला, वो वही वाला जमाना है जो आप पोर्टफोलियो की बात कर रही थी, तस्वीर देने का। तो एक तस्वीर होती थी तो 10-12 रुपए प्रिंटिंग कॉस्ट होती थी, उसके पीछे पेन से लिखने में 5 मिनट जाते थे कि जी हमने ये थिएटर किया, वो किया, वो किया। तो किसी ने कहा भाई आमिर खान प्रोडक्शन में काम चल रहा था, बोल तो मुझे उनका ऑफिस ही नहीं मिला। पूरे दिन घूमता रहा साहब बांड्रा में। फिर मैं बांड्रा में ही मैं रहता था, अपने घर पे आ गया काटर रोड पे। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे घर के बगल में उनका घर है और वहीं उनका ऑफिस है, चले जाओ। मैंने कहा कमाल है, पूरे दिन भटका, पूरे मुंबई में ऑफिस नहीं मिला। क्योंकि ये लोगों को आज बिलीव करना है सब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ये वो, गूगल। उस जमाने में कुछ नहीं था। उस जमाने में वो जमाना था कि लोग पान वालों से एड्रेस पूछा करते। तो फिर बांद्रा से अपने घर से चलता भाई आमिर खान का घर पूछता पाछता पहुंचा कि वहाँ इनका ऑफिस का। तो बोले साहब ये ऑफिस है। तो 4 मंजिला इमारत और चौथी मंजिल, कुछ 5-6 मंजिला इमारत, उसके चौथी या 5वीं मंजिल पे बिना लिफ्ट की इमारत। चढ़ता गया पसीने साहब। ऊपर पहुंचा और देखा पूरा दरवाजा खुला, घंटी बजाई तो सब खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। वहां एक अजीब सा लड़का नेकर पहन के, जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब दिखता था कि शायद ये यहाँ कुछ काम वाम करता होगा, झाड़ू और कट्टा झाड़ू पोछा टाइप करता है। तो क्या करना है, क्या मांगता है तुमको? मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मांगता है, आया था आमिर खान जी का ऑफिस। हाँ भाई है, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी ऑफिस कहाँ है वो हम नहीं बता सकता है तुमको। कमाल है भाई, नहीं बता सकते। तो वो 10 रुपए का मेरे पास फोटो था। तो मेरे पास उस वक्त अहम सवाल ये था कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब मैं ये जो 10-12 रुपए का फोटो है मैं इसे दूं, ये कहीं उठा के कचरे में तो नहीं फेंक देगा मेरा फोटो? मेरे 10-12 रुपए भी खराब हो जाएंगे। और या फिर ये तस्वीर ना दूं और फिर चला जाऊं, क्या फायदा? तो मेरे दिन में आया, मैंने कहा दे दो यार। और उसने भी कुछ मांगा कि लाओ फोटो तो मेरे को दो। बोलता है अरे, मैंने कहा तुम क्या करोगे मेरे फोटो का? मुझे भी ध्यान में भाई एक तो अलग काम है इसका, जो भी काम करता है साफ सफाई। बोले मैंने दे दिया उसका फोटो का लिख के। मैंने कहा ये लो फोटो। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, कुछ ऐसा करम मालिक का कि उस बंदे की ईमानदारी कहे क्या कहे, उस बंदे ने न जाने कैसे वो फोटो सही जगह प्लेस किया, और फिर वो फोटो सही जगह सही आदमी ने उठाया, फिर मुझे बुलाया, फिर एक ऑडिशन, फिर 2 ऑडिशन। फिर आप जानते हैं आमिर खान को तो सब दुनिया उसके परफेक्शनिस्ट कहती है। तो न जाने कितने ऑडिशन, और इतने ऑडिशन हो गए कि लास्ट ऑडिशन में मैंने कह दिया था कि जी पूरी फिल्म ऐसे ही करवा लेंगे बिना पैसे के ऑडिशन के नाम पे, या क्या है मतलब ये सीन भी कीजिए, वो सीन भी कीजिए, ये कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। तो मैं मतलब मैंने कहा साहब मना कर दीजिए, मेरा रोज ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रोज ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब भी कॉल आती है। आप हाँ कर दीजिए, ना कर दीजिए, अब तो मैं परेशान हूँ, ये हालत हुई। फिर एक दिन फाइनली रात के 12-1 बजे पता चला कि आपको सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा ईश्वर की बड़ी कृपा, चलिए कुछ अच्छा हो।